हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। चलिए फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, देन फिर शुरू करेंगे। आज से बेसिकली हम लोग शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि केवीएस एनवीएस की टीयर वन की एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। आपकी जो एग्जाम है, अगर मैं टीयर वन की बात करूं तो ये 10 और 11 जनवरी को आपका एग्जाम होने को है। मतलब सिंपल सी बात है भैया, आपके पास मुश्किल से 1.5 महीने का समय बचता है, उससे ज्यादा नहीं है आपके पास। ठीक है ना? तो अब ऐसे में भैया सर में दर्द होना तो स्वाभाविक है। और बहुत सारे बच्चे टेंशन पे भी हैं कि सर क्या किया जाए, किस तरह से करे, कैसे तैयारी करें। और मैंने आपको पहले भी कहा, सिर्फ टीयर वन से काम नहीं पड़ेगा, टीयर टू भी पढ़ना कंपलसरी है आपके लिए, मैंडेटरी है। ध्यान रखो, अगर आप पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हो, अपनी कॉमर्स पार्ट को पढ़ रहे हो, देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट जो भी आपके पास समय है, जो भी आप टाइम देते हो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जो भी आप टाइम देते हो उसका 90% फिलहाल अभी आप टीयर वन को दीजिए, और जो 10% का टाइम है वो टीयर टू को दीजिए। ठीक है? टीयर टू में भी ये डिस्क्रिप्टिव के लिए देना है। ठीक है? तो अभी मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, अभी मैं आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूं। ठीक है? तो ये जो क्लासेस होंगे ये डेली आपकी चलने वाली है, रात को 8 बजे होगी। कितनी बजे होगी ध्यान समझ लो। यूट्यूब पर होने वाली है डेली रात को 8 बजे। आपके साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूं, एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। ठीक है? टॉपिक्स बताते चलूंगा, टॉपिक वाइज करते चलूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो जो 60 नंबर हमारा टीयर टू में है वो मैं यहां कवर कर दूंगा। और जो हमारा बाकी जो 40 नंबर बनता है, जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, मैंने आपको कहा था कि मैं कोर्स में हर वीक आपको 2 से 3, ठीक है, 1 से 2 3 डिपेंडिंग अपॉन, मैं आपको टॉपिक्स देते जाऊंगा, उसको आप लिखते चलना है और उसका आंसर की ऑफिस के जो टीम है या फिर मैं जो हूं वो प्रॉपरली चेक करके आपको फीडबैक देते चलेंगे, और कैसे लिखना है वो भी आपको देते चलेंगे। ये चीजें आपको हमारी कोर्सेज में मिल जाएगी। तो अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। टीयर वन की बैच ऑलरेडी गोइंग ऑन है, टीयर टू की बैच दोनों गोइंग ऑन है। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है? चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए सभी लोगों को। पहले तो सबसे पहले राधे राधे। आज की टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा फंडेमेंटल ऑफ बिजनेस। ठीक है? अब चूंकि बेसिक फंडामेंटल होता है बिजनेस का, क्या किस तरह से ये काम करती है, किन किन चीजों पर हमें देखना है, उन सब पर बात करेंगे। देखो, मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी थ्योरीज पढ़ते आ रहे हैं। तो थ्योरीज पढ़ते आ रहे हैं तो हम लोग एमसीक्यूज यूट्यूब पर डिस्कस कर लेंगे, और जितनी भी डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है वो हम लोग कोर्सेज के माध्यम से आपको सिखाते चलेंगे। ठीक है? वहां से मैं उसको आपको कवर करते चलूंगा ताकि आपका प्रॉपर सिलेक्शन का वे बन जाए। ये तो आज की सेशन हो गई। कल मैं डिस्कस करूंगा जो हमारा कॉमर्स एंड ट्रेड जो होता है ना, वो वाले पार्ट डिस्कस करूंगा। तो मैं आपको यूट्यूब का सिलेबस भी आपको दे दूंगा, और उसी के आधार पर जो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, इसी के आधार पर आपके कोर्सेस में भी मैं आपको डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट पढ़ाता चलूंगा। ठीक है? ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो आज चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं बिना किंतु परंतु किए हुए। और सेशन तो खैर केवीएस एनवीएस के लिए तो है ही, बट उसके अलावा अगर आप एएमआरएस, यूपीएलटी ग्रेड या किसी भी तरह के टीजीटी पीसीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, सभी में ये यूज टू आपके लिए होने वाला है। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो तो कर ही लेना है। साथ ही साथ में केवीएस एनवीएस की बैचेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है। वैसे तो आपको पता है जो फी है वो 5000 है, लेकिन अगर आप कूपन कोड लक्ष्य इस्तेमाल करते हो, ये कूपन कोड आप जिसे यूज करोगे ना, आपको 1000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ 3999 में अवेलेबल हो जाएगा। टीयर वन और टीयर टू दोनों कवर होने वाले हैं इसमें। तो भैया केवल वन से काम नहीं चलेगा, टू भी पढ़ना जरूरी है। कॉमर्स में कुल मिलाकर के हमारा 139 पोस्ट है। अब एक चीज बता दूं कि टीयर टू में इसके 10 गुना बच्चे यानी कि 1390 बच्चे ही जाएंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी ये है, इसलिए 90% समय यहां पर दो। ठीक है? चलो तो शुरू करते हैं सेशंस को बिना किंतु परंतु किए हुए। रेडी हैं सबके सब? चलिए स्टार्ट करते हैं। जितनी डिटेलिंग हो पाएगी मैं कोशिश करूंगा साथ में करता चलो। ठीक है ना? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करो इसको। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिफरेंशिएट बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन, यानी कि इनमें से कौन सा वो तरीका है पर्टिकुलर जो कि व्यवसाय को, जो प्रोफेशन है, उससे अलग करता है। डिफरेंशिएट करता है मतलब अलग बनाता है। किससे किससे भैया? धंधा पानी से। जो प्रोफेशन है यानी कि एक, आप बोल सकते हो प्रोफेशनली चीज, लाइक अ डॉक्टर, लाइक अ सीए, लाइक अ वकील, ठीक है ना, एडवोकेट, लाइक अ टीचर ऑल्सो। तो ये जितनी भी चीजें हैं, एक दुकान चला रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, तो उससे किस प्रकार का डिफरेंशिएट है वो बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट बोल रहा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, ये तो दोनों का होता है।
ये तो सिमिलर नेचर हो गया। व्यवसाय कोई करता है, अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो वो भी प्रॉफिट चाहता है, अगर कोई कहीं जॉब कर रहा है तो भी प्रॉफिट चाहता है। वो प्रॉफिट का मायने बदल जाएगा। यहाँ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी भाषा में बोलूं तो प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर रुपए हो गया। तो प्रॉफिट तो हर कोई चाहता है। ये फॉर्म अलग हो सकता है, किसी का सेल्स के थ्रू, किसी का सैलरी के थ्रू, किसी का फी के थ्रू, बट अल्टीमेटली सब ले वही रहे हैं। तो यहां पर तो ये तो नहीं होगा। स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल। अगर मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। आप अक्सर आपने देखे रेस्टोरेंट जाते हैं खाने के लिए, घर में भी खाना बनता है, लेकिन रेस्टोरेंट की जो टेस्ट है, जो घर की टेस्ट है, दोनों में डिफरेंस होता है। घर वाला बहुत अच्छा होता है, रेस्टोरेंट वाले बहुत अच्छा, बट फिर भी हम दोनों जगह ले जाते हैं बिकॉज ऑफ वहां पर शेफ बैठा हुआ है, यहाँ पर घर में हमारे मम्मी पापा और वाइफ बैठे हुए हैं। तो डिफरेंशिएट तो है, लेकिन नॉलेज तो दोनों को चाहिए। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट तो दोनों जगह होती है, ये तो चाहिए। कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे आप प्रोफेशन करो चाहे आप बिजनेस करो, दोनों में क्या पैसे चाहिए, बिल्कुल चाहिए। दोनों में पैसे चाहिए, क्योंकि मैं प्रोफेशन की बात कर रहा हूं। अगर मैं प्रोफेशन, अगर मान लो एज अ प्रोफेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एज अ टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स आपके पीछे मैंने बोर्ड लगाया हुआ है, पूरा लाइटिंग सेटअप है, कैमरा में आप देख रहे हो, माइक यूज हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, पैसे लगे ना भैया, तो इन्वेस्टमेंट तो हमने किया। एक व्यवसाय कोई खोलेगा तो दुकान खोलोगे, दुकान रेंट पर, अच्छा ये जो ऑफिस बनाया हुआ है कहीं ना कहीं पर्टिकुलर लोकेशन में है, बिजली बिल भी आती है, सब कुछ होता है। तो सेम यही चीज कहीं पर मैं दुकान खोल लूं, ठीक है, अगर मान लो कि मैं छोटा सा दुकान खोल लेता हूँ, दुकान में भाई सामान रखूंगा, फर्नीचर बनाऊंगा, अल्टीमेटली फिर खर्चा है। तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये भी सिमिलर नेचर को ही दिखलाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं गवर्न बाय द लीगल कोड ऑफ कंडक्ट, ध्यान से देखो, यहां पर एक चीज है जो बहुत अच्छे से दिखा रहा है, वो है लीगल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर लीगल कोड ऑफ कंडक्ट की बात किया जाए तो वो प्रोफेशन में होता है, तो वो प्रोफेशन में होता है लीगल कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, रूल रेगुलेशंस दोनों में है, रूल एंड रेगुलेशंस दोनों में है, बट यहां पर रूल रेगुलेशंस की बात नहीं हो रहा है, कानूनी आचार संहिता की बात हो रही है, जो कि हमें प्रोफेशन में देखने को मिलता है। एक सीए के लिए बात करूं तो आईसीए से पास करना होगा। टीचर की बात करूं तो बीएड होना जरूरी है आपके पास। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो यूजीसी नेट या सेट होना जरूरी है आपके पास। तो एक लीगल कोड ऑफ कंडक्ट, एक आपके पास डिग्री, सिंपल सी भाषा में बोलूं तो डिग्री होना कंपलसरी है। तो एक यही एक ऐसा पार्ट है जो इस पार्ट को ना डिफरेंशिएट करता है बहुत अच्छे तरीके से, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बॉस आपने अच्छे से पढ़ा है। आज का टॉपिक तो आपको दिखिएगा, कल मैं आपका बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स करने वाला हूँ, तो भैया पढ़ करके आना उसको, ठीक है ना। मैं डेली का आपको रूटीन दे दूंगा ताकि आपके लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट। hindrance of a person is removed by which auxiliary to trade। व्यापार में किस सहायक से लोगों को रुकावट दूर होती है। देखो दो चीजें समझिए, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो होती है ट्रेड और एक होती है एक्सेलरी टू ट्रेड। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। ट्रेड का मतलब होता है, एकदम सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं, तो ट्रेड का मतलब होता है, ठीक है, कोई चीजें को बाई करना और फिर उसको सेल करना, राइट, यही होता है। लेकिन एक्सेलरी टू ट्रेड जो है वो इस ट्रेड को होने में क्या करता है सर, हेल्प करता है। मतलब ये सिंपल सी भाषा में ये बोलता है कि बाय और सेल के होने में अगर कुछ हेल्प चाहिए ना तो वो मैं करूंगा, चाहे वो कोई किसी भी तरह का हेल्प हो, वो किसी भी तरह का हेल्प हो वो मैं करने वाला हूं। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग तो भैया एक मार्केटिंग का पार्ट है। अगर मैं एडवर्टाइजिंग की बात करूं तो ये मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है। इंश्योरेंस, बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट भी हमारा एक्सेलरी टू ट्रेड है, बैंकिंग सर्विस भी हमारा एक्सेलरी टू ट्रेड है। एक इंश्योरेंस से थोड़ा बहुत वो भी थोड़ी बहुत चीजें आती है, बट वो एग्जैक्टली नहीं आती है, ये सेफ्टी पर्पस में इस्तेमाल होता है, तो ये छोड़ दो। हाँ, लेकिन बैंकिंग की बात करूं तो ये इन्वेस्ट के लिए काम आता है, और ट्रांसपोर्ट बेसिकली चीजों को ले जाने और लाने में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ होगा यहाँ पर, यहाँ पर बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है, यहाँ पर दोनों के दोनों सही होंगे। क्लियर है, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड इज often mistaken as a international trade
बट इट इज एक्चुअली क्या है, जो हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड है को अक्सर इंटरनेशनल ट्रेड समझ लिया जाता है, लेकिन असल में यह होता है। अब मतलब क्या है, क्वेश्चन वो समझिए। सबसे पहला चीज ना, क्वेश्चन में ये समझते हैं कि भैया क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हमारे पास एक ट्रेड हो रहा है, इंटरपोर्ट ट्रेड, लेकिन इसको हम बाई चांस समझ क्या लेते हैं, बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि हम इसको इंटरनेशनल ट्रेड समझ लेते हैं। तो रियलिटी में इंटरपोर्ट ट्रेड है क्या, अब वो सिर्फ बताइए। क्वेश्चन आपसे बस इतना ही पूछा, इंटरपोर्ट ट्रेड होता क्या चाहिए वो बताइए। देखो, असल में ये है तो सेम चीज है कि हाँ, हम बाहर से चीजों को मंगा रहे हैं, मतलब दूसरे अदर कंट्री से चीजें आ जा रही है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ट्रेड तो हो रही है। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो समझना लाजमी है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि हम अगेन अदर कंट्री से बाय एंड सेल कर रहे हैं। लेकिन बायर सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बदल जाता है, बिकॉज ऑफ ये री एक्सपोर्टिंग होता है। री एक्सपोर्टिंग इंपोर्टेड गुड्स विदाउट प्रोसेसिंग, यानी कि बिना प्रोसेस किए हुए इंपोर्ट सामान को दोबारा एक्सपोर्ट करना। ठीक ना, बिना प्रोसेस किए इंपोर्ट सामान को दोबारा एक्सपोर्ट करना, मतलब नहीं समझ में आया, ध्यान से समझो। ये एक कंट्री है ए, ठीक है ना, और ये एक कंट्री है बी, मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। इससे एक सामान इस कंट्री में आया, ठीक है ना, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए एक्स वाई इसके पास आया, तो ये तो हो गया यहां पर एक्सपोर्टर, ये फिलहाल बन गया इंपोर्टर, राइट। अब एक और कंट्री है मेरे पास सी, जैसे ही ये सामान आया था, एज इट इज एक्स और वाई, एज इट इज इसने भेज दिया किसको, सी को भेज दिया। तो ये बी साहब अब इंपोर्टर तो थे। मैं कलर पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। एक और कंट्री है मेरे पास सी, और इसने क्या किया कि भैया इसने इसको भेज दिया। तो अभी तक एक्स और वाई, जो ए से बी ने खरीदा, बी ने सी को बेचा, तो ये तो फिलहाल इंपोर्टर था, लेकिन अब ये कन्वर्ट होकर बन गया एक्सपोर्टर, और अब ये सी जो हो गया ये हो गया इंपोर्टर। ठीक है, अब ध्यान से समझो, जब भी ऐसी चीजें होती है, मतलब एग्जैक्टली नहीं है बट मोटा मोटी आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं ये, ठीक है। जब इस तरह से सिनेरियोस क्रिएट होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान समझिए। री एक्सपोर्ट किया आपने, इसको एक्सपोर्ट किया था, मतलब कहीं से आपने इंपोर्ट किया, फिर से आपने उसको एक्सपोर्ट किया। तो री एक्सपोर्ट इंपोर्टेड गुड्स, जो भी आपने इंपोर्ट किया था उसको आपने एक्सपोर्ट किया है विदाउट प्रोसेसिंग। विदाउट प्रोसेस मतलब जैसे आया 10 का 10, मतलब ये ऐसे आया और ऐसे चला गया, कुछ छेड़छाड़ नहीं, कुछ नहीं किया। तब ये क्या कहलाता है, हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, याद रहेगा। तो ये चीजें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। चलो, अब गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू इट्स लुक लाइक वन। क्या है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, हालांकि या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसी दिखाई देती है। ठीक है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा मत समझो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, दैट्स इट। बस आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए चीजें लिखी गई हैं इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि भैया इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। अब डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी होता क्या चाहिए, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक होता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है, बड़े अच्छे से समझाता हूं। मैं ये पेन खरीद के ला रहा हूं 100 रुपए का, मैंने ये पेन खरीदा, मैं यूज करता हूं, मेरे के लिए 100 रुपए लगा। तो मैंने किसी को ये पेन 100 रुपए मैंने क्या किया, पे किया, तब जाकर के मुझे मिला ये पेन। ठीक है, मेरा एक दोस्त आया, उसको एक सपोज लेटर लिखना था, उसने मुझसे ये पेन लिया, ये पेन उसने मुझसे लिया, और उसने एक लेटर लिख लिया, लिख करके उसने पेन मुझे वापस कर दिया, और बदले में कोई पैसा नहीं दिया, बस बोला थैंक यू भाई, और चला गया। क्या बोला, थैंक यू भाई, चला गया। तो जहां पर कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, हाँ ट्रांजेक्शन तो हो रही है, ध्यान रखना ट्रांजेक्शन हो रही है। अब उसने पेन यूज किया तो खर्च हुआ ना भाई, पेन पेन तो खर्च हुआ ना, कि नहीं हुआ।
तो जहां पर लेन देन तो हुई लेकिन फ्रेंडली नेचर विदाउट मनी कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट होता है, उसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन जहां पर पैसे वाली एक्टिविटीज क्रिएट होती है उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि मैंने पेन खरीदा था, आई बात समझ में? अब उसी पॉइंट को यहां ढूंढो। मैनेजिंग अ शॉप, दुकान को मैनेज करना, तो भैया एज ए मैनेजर बनेंगे, आप सैलरी लेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी है सैलरी देना। अगर आप टी पढ़ा रहे हो और सैलरी दे रहे हो सर, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि सैलरी मिलने वाली है। ठीक है ना? आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा लिखा हुआ ही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक ना? वर्किंग अ वॉलंटियर इन एन एनजीओ, आप एनजीओ में काम कर रहे हो। एनजीओ में काम करने वाले बहुत सारे पैसे लेते भी हैं, बहुत सारे फ्री में वर्क करते भी हैं। तो अगर पैसे लेते हैं तो ये इकोनॉमिक हो जाएगा, नहीं लेते हैं तो नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है यहां पर? चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, जो कि इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, नॉट अ प्रोसेसिंग, इनमें से कौन सा प्रोडक्शन में तो सम्मिलित है लेकिन प्रोसेसिंग में नहीं है? एक में है एक में नहीं है। टेक्सटाइल, ब्रिक्स, फिर हमारा जो कपड़े का काम होता है, क्लोथ बुनना, और फिर माइनिंग का काम करना। तो चलो बताओ। ये कपड़ा पहना हुआ मैं, आपने कपड़ा पहना हुआ है, क्या लगता है सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है? ऑफ कोर्स प्रोसेस हुआ है बॉस। भेड़ से निकलते हैं रेशम के धागे, निकलते हैं कीड़े से निकलता है, तो प्रोसेस होकर धागा बनता है। अगर मैं, जैसे ठंडे का टाइम है तो ऊनी है, ऊनी वस्त्र है, तो अलग अलग आजकल तो ऊन के भी अलग अलग क्वालिटीज आने लगे हैं। बट खैर नॉर्मली देखा जाए तो भेड़ के जो बाल होते हैं ऊपर के जो, उससे हमें ऊन मिलता है, तो ऑफ कोर्स उससे बन रहा है। तो टेक्सटाइल में तो भैया प्रोसेस तो होना ही होना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको काट दीजिए। ब्रिक्स, अगर ईंट बनाते हैं देखें वो तो मिट्टी से बनती है, मिट्टी से ना, जो ईंटे के साँचे होते हैं उसमें मिट्टी डाली जाती है, उसको निकाला जाता है, फिर जलाया जाता है। तो ये प्रोसेस वाला काम है भैया, ऐसे नहीं हो सकता, तो ये भी हटा दो। कपड़े बुनना, अगर मैं मेकिंग ऑफ द क्लोथ की बात करूं तो भैया उसके बिना तो ऐसे भी नहीं होगा, वो तो प्रोसेस ही है एक तो। ठीक है ना? लेकिन माइनिंग कोल ये सिर्फ निकाला जा रहा है, बस जमीन में गड्ढा कोड़ा और निकालना शुरू कर दिए। ठीक है ना? हाँ, अगर मैं इसको कोयले कोयले को रिफाइन करना शुरू करूं, ठीक है, मैं कोयले की क्वालिटी को रिफाइन करने लगूं, तब ये प्रोसेस कहलाएगा, तब ये प्रोसेस कर लाएगा। बाकी निकाल रहा हूं अगर मैं कोयला, तो निकालने की विधि अलग हो सकती है, उसमें हजार तरीके होंगे, लेकिन वो प्रोडक्शन कहलाएगा, वो प्रोसेसिंग नहीं कहलाएगा हमारा। तो ये डिफरेंसेस है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, जो कि इंश्योर करता है एग्जिस्टेंस इवन इन एडवर्स कंडीशंस, यानी कि बिजनेस का वो कौन सा मादक है जो कि खराब हालत में भी उसका वजूद पक्का रखता है? मतलब जस्ट लाइक अ कोविड, कोविड आई तो भैया डमाडोल तो हुई धंधे पानी, लेकिन उसमें भी जिसने सरवाइव किया, किस कंडीशन की वजह से उसने सरवाइव किया, बस ये बता दीजिए। एकदम सिंपल सा, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है ना? आंसर दे चुका हूं मैं। तो मैंने क्या कहा, सर्वाइवल ऑब्जेक्टिविटी। जो सर्वाइवल ऑब्जेक्टिविटी के साथ रहता है वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है, ग्रोइंग पर रहता है, बंद नहीं होता है। ठीक है? ये खासियत होती है उसकी। नेक्स्ट की बात करता हूं। A business with low risk but highly variable profit is most likely affected by, कम रिस्क लेकिन बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बदलते मुनाफे, बहुत ज्यादा बदलते मुनाफे वाला बिजनेस सबसे ज्यादा इन वजहों से प्रभावित होता है। यानी कि बिजनेस है लो रिस्क बट हाईली वेरिएबल प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बहुत अप एंड डाउन होता है, तो ये मोस्ट लाइकली क्यों अफेक्ट होता है? मतलब रिस्क बहुत कम है, धंधे पानी में रिस्क बहुत कम है, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे हो सकता है। ये प्रॉफिट होता है, मतलब किसी महीने आपने 1 लाख कमाया, किसी महीने आपने 10,000 कमाया, हो सकता है किसी महीने आपने कमाया ही नहीं। ठीक है? तो इस टाइप की जब चीजें आती हैं किसी बिजनेस में, तो वो किसकी वजह से असर डालता, अफेक्ट होता है? जल्दी से बताओ, वो किसकी वजह से हो सकता है?
चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। अच्छा देखो ध्यान से ऑप्शंस को देखते हैं, समझते हैं। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जाती है तो ये हर बार होगा क्या? रिस्क छोटा होगा क्या? अरे प्राकृतिक आपदा आती है तो भैया बुड़ा के ले जाती है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा, तूफान आई, भाई पूरे के पूरे बिल्डिंग ही गायब, तो आपका सामान स्टॉक्स कहाँ से बचेगा? तो ये तो लो रिस्क हो ही नहीं सकता है, काट दीजिए। ह्यूमन कॉजेस, जो ह्यूमन कॉजेस होते हैं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होगा कि एक छोटी सी यहाँ दुकान है, एक छोटी सी यहाँ दुकान है। इस दुकान का रेंट जो है ना वो 1 लाख रुपए पर महीना, और उसी उसी साइज की एक और दुकान है इसका रेंट सिर्फ 10,000 रुपए पर महीना है। डिफरेंस बिकॉज ऑफ मार्केट। अगर ये बाजार में दुकान है, बाजारों के बीचों बीच है, तो रेंट बढ़ जाएगी। ये बाजार के साइड में है इसलिए रेंट घट जाएगी। दोनों सेम साइज की दुकान है लेकिन रेंट का अंतर है। देखा, ऐसा बहुत बार देखा होगा। तो क्यों? क्योंकि ह्यूमन कॉजेस वहां पर लो रिस्क है। भैया रिस्क तो हाईली ही होता है, यहाँ पर आप चलती में रहोगे और प्रॉफिट वेरिएबल्स नहीं होगा। यहाँ प्रॉफिट आपकी अच्छी खासी रहती है, तो ये भी काट दीजिए। फिजिकल कॉजेस ये भी नहीं होगा। हाँ, इकोनॉमिक कॉजेस, इसमें क्योंकि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ये आना बहुत रेयरली होते कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पैदा हो जाए, ठीक है ना, अचानक से क्या बोलते हैं सब गरीब हो जाए, अचानक से सब रईस हो जाए, ऐसा होता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं होता है सर, टाइम लगता है हर चीज में। आपके अमीर बनने में भी समय लगता है और आपके गरीब होने में भी समय लगता है। गरीब भी इतना जल्दी इंसान नहीं बनता। अगर किसी इंसान की सैलरी अच्छी खासी है ना, तो भैया वो उधार ले लेके कर्ज लेके, आजकल क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है, ठीक है, कर्ज ले लेके डूबता है इंसान, तुरंत नहीं डूबता है कोई भी। तो कर्ज लेने में और बर्बाद होने में भी टाइम लगता है। तो इकोनॉमिक कॉजेस सबसे उसका मेन मुख्य वजह हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई बिजनेस जो कि रिड्यूस करता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ द मोस्ट। ई बिजनेस इनमें से किस कॉस्ट में सबसे ज्यादा कम करता है? चलिए जल्दी से बताइए। अच्छा, ई बिजनेस में सबसे फ्लिपकार्ट यूज किया आपने? फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह यूज किया? क्या चीजें होती हैं? आप मोबाइल आपने उठाया, सिंपल सा फ्लिपकार्ट का ऐप आपने ओपन किया, जो समझ में आया आपने खरीद लिया उसमें से, ठीक है ना। अब ध्यान से समझते हैं, लेबर कॉस्ट क्या कम हो सकता है उसमें? हाँ, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रीजन, दुकान में जाओगे तो हाँ 10 लोग आपको सामान दिखाने के लिए बैठे हुए हैं, बट ऐसा क्या ऐप में भी ऐसा होता है? नहीं है। देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं लच्छा अकेडमी ऐप, आपको लच्छा अकेडमी हमारी ऐप है तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप क्लासेस ले रहे हो, दैट्स इट? भाई उस ऐप को मेंटेन करने के लिए पीछे बंदे बैठे होते हैं, टेक्निकल बंदे। जिस तरह से एक दुकान में आपको सामान दिखाने के लिए बंदा बैठा होता है ना, सेम उसी तरह से एक ऐप के पीछे भी उसको मेंटेन करने के लिए बंदा चाहिए होता है, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज होता है, तो लेबर कॉस्ट कम होगा इसकी तो भैया गारंटी ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा ही हो सकता है, इवन कम नहीं हो सकता है। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट ये तो दोनों में आने वाला है, तो इसको खैर काट दो। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये तो लगना ही लगना है भैया, ई बिजनेस में तो सबसे पहले लगता है, इसकी वजह से तो कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसकी वजह से तो कॉस्ट लगता है, पैकिंग सेकिंग होती आती है। कम्युनिकेशन कॉस्ट, हाँ ये तो लगता ही नहीं है, ये तो जीरो है। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, कम्युनिकेशन कॉस्ट इज जीरो। हम्म। हेल्प सेंटर रखना, देखो दो चीजें समझिए। एक, अब यहाँ पर बहुत बच्चे को दिमाग में आ रहा होगा, सर यहाँ पर तो सर हेल्पलाइन नंबर भी तो होता है, वहां पर भी तो लगता है। हेल्पलाइन नंबर दोनों में काम करता है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, चाहे ई बिजनेस हो चाहे ना हो। लेकिन अगर मैं कोई फ्लिपकार्ट में सामान देख रहा हूँ, ड्रेस देख रहा हूँ, तो मैं खुद से देखता हूँ। मतलब मुझे ये खरीदना है, सब कुछ मान लो ये जो स्वेट शर्ट है मुझे खरीदना है। मैं गया फ्लिपकार्ट को ओपन किया, मुझे समझ में आया, मैंने बाइक किया, राइट। या मिंत्रा खोला, मैंने देखा, बाइक किया। किसी भी एम्प्लॉय से क्या मैंने इसके रिगार्डिंग में कुछ पूछा? नहीं पूछा। तो कम्युनिकेशन कॉस्ट है नहीं। हाँ, कुछ डिफेक्टिव होगा तब कस्टमर केयर आएगा, वो बात की बात है, वो बाद में आएगा। आफ्टर सेल सर्विस है, वो सेल सर्विस है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर पॉइंट्स को समझिए। तो अगर बात किया जाए रिड्यूस करता है इकोनॉमिक ई बिजनेस, तो सबसे ज्यादा रिड्यूस करता है कम्युनिकेशन कॉस्ट को, ये जीरो कर देता है। इवन मैं बोलता हूं उसको जीरो कर देता है ये, ठीक है ना। हाँ, आप डिपेंडिंग अपॉन कि क्या खरीद रहे हैं ये भी मैटर करता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a trader buying a goods in wholesale and selling to another wholesaler is practicing, यानी कि क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रेडर है जो कि होलसेल से सामान खरीदता है और दूसरे होलसेलर को माल बेच देता है। क्या कर रहा है वो?
क्या कर रहा है वो? सिंपल सा क्वेश्चन में वो कर क्या रहा है वो बताओ। मोटा मोटे पार्टी होते हैं, एक से बड़े बड़े पार्टी होते हैं, ठीक है ना। होलसेलर में भी अलग अलग टाइप के होलसेलर होते हैं, कुछ छोटे होलसेलर होते हैं, कुछ बड़े होलसेलर होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये पेन की दुकान है, मैं पेन बेचता हूँ सिंपल सा। मैं अगर ये पेन डेली 10 बेचता हूँ तो मैं बाजार जाऊंगा, 100 पेन खरीदूंगा, 200 पेन खरीदूंगा। लेकिन मैं तो रिटेलर हो गया। अब एक दूसरा होलसेलर है, एक होलसेलर है जिसके पास से मैं एक पेन खरीद के लाता हूँ, तो ऑफकोर्स वो होलसेलर हो गया। और वो डेली मुश्किल से 100 200 500 या डेली 1000 पेन बेचता है, तो वो और बड़े होलसेलर पास गया, ठीक है। फिर एक फैक्ट्री पास चला गया, फैक्ट्री से अच्छा वो होलसेलर पे या डिस्ट्रीब्यूशन पास चला गया, वो डेली लाखों पेन बेचता है। तो दोनों में डिफरेंसेस है। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं, तो जब होलसेल टू होलसेल ट्रेड हो रहा है, तो ये होलसेल ट्रेड ही कहलाता है, होलसेल ट्रेड, ठीक ना। होलसेल टू रिटेल होगा, जब आप बोल सकते हैं होलसेल टू रिटेल होगा, दिस इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड, ठीक ना। रिटेल टू कस्टमर होता है तब उसको रिटेल ट्रेड कहते हैं, ठीक है ना। इंटरपोर्ट ट्रेड तो आपने समझ ही लिया, जो कि हमारा री एक्सपोर्ट का दिखलाता है, ये तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही समझा दिया था। और फॉरवर्ड ट्रेडिंग चीजों को आगे बढ़ाना एक डिपार्टमेंट वाइज की तरह यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच इज नॉट एन एक्सेलरी टू ट्रेड, जो कि ऑल थ्रू इट सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस। आई थिंक ये अभी हमने, अच्छा नॉट पूछ रहा है यहाँ पर, कौन सा व्यापार में सहायक नहीं है, हालांकि यह बिजनेस को सपोर्ट करता भी है। इंश्योरेंस थोड़ी बहुत गुड्स के लिए देखा जाता है, तो ये नहीं और हाँ और नो ना दोनों में आता है। बैंकिंग तो खैर है ही, ट्रांसपोर्टेशन तो है ही, लेकिन अगर मैं देखा जाए माइनिंग में एक्सट्रैक्ट करना, ये तो एग्जीक्यूटिव ट्रेड नहीं है, ये बेसिक्स बिजनेस को दिखलाता है, ठीक ना। ये बेसिक्स व्यवसाय है, तो इसमें तो होगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो डी नंबर, विच स्टेटमेंट ट्रू बट ऑफ्टन मिसअंडरस्टूड, क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन अक्सर वो हमें गलत परसेप्शन से या फिर कुछ सही से ध्यान नहीं देने से दिक्कत आता है। चलिए जल्दी से बताइए। बस सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा, वो बताओ। आगे पीछे मत देखो, यही सब चीजें आपको एमसीक्यूज में दिक्कत आती हैं, जो कंफ्यूजिंग क्रिएट करती है। बिजनेस एक्टिविटी वो है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ठीक है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आर अ बिजनेस एक्टिविटी नहीं, बिजनेस एक्टिविटी आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। नहीं है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? मैं ये पेन 100 रुपए में खरीद करके लाया, मेरी दुकान है पेन की, मैं 100 रुपए में खरीद के लाया, मेरे दोस्त आया मुझसे पेन खरीदने, मैंने 100 का 100 में बेच दिया। पैसे का लेन देन हुआ है, इस वजह से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट क्या ये एक बिजनेस एक्टिविटी है? बिजनेस एक्टिविटी में क्या होगा? बिजनेस एक्टिविटी में प्रॉफिट जनरेट होगा। मैंने दोस्त से प्रॉफिट लिया? नहीं लिया। मैंने दोस्त से प्रॉफिट लिया नहीं, 100 रुपए में खरीद के लाया था, 100 रुपए में उसको दे भी दिया। यार जिगरी यार है, 100 रुपए का कुछ नहीं भी लेता चल जाता, ठीक है ना। बट वो जबरदस्ती दिया, 100 रुपए मांग के ले लिया, ठीक है ना, 100 ही रुपए लिया। तो क्या होगा कि बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं, ये फ्रेंडली एक्टिविटी है, ठीक है। तो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी पैसे का एग्जांपल दिया, पैसा हो रहा है तो इकोनॉमिक तो होगा ही होगा, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुआ। बिजनेस एक्टिविटी में पैसे के साथ साथ प्रॉफिट भी होना चाहिए, लॉस हो जाए अलग बात है, लेकिन इंटेंशनली प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन बाइंग अ फर्नीचर एट अ डिस्काउंट एंड अ सेलिंग एट अ डिस्काउंट, ठीक ना, टू अ ऑफिस स्टाफ इज एंगेज्ड इन, क्या है? एक व्यक्ति डिस्काउंट पर फर्नीचर खरीदता है, ऑफिस स्टाफ को डिस्काउंट पर बेचता है। इनमें से कौन सा पार्ट वो कर रहा है? चलो जल्दी से बताओ। देखो अब यहाँ पर समझते पहले हो क्या रहा है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आजकल ना बड़े अटपटे टाइप के क्वेश्चंस ना आजकल बनने लगे हैं। अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस में देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है? एक पर्सन ने खरीदा फर्नीचर, मान लो एक ऑफिस है, मेरी ऑफिस है, मेरे ऑफिस में एक बंदा आया, जो स्टाफ है वो क्या करता है, एक फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीद करके डिस्काउंट में खरीदा और किसी दूसरे स्टाफ को और डिस्काउंट में बेच दिया, ठीक है। अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसे क्या कहेंगे? बेसिकली ये एक तरह का रिटेल ट्रेड है, क्योंकि जो लास्ट
जो स्टाफ था वो हमारा कंज्यूमर हो गया, जो यहाँ पर डिस्काउंट में पहला बंदा खरीद रहा था, जो पर्सन खरीद रहा था, वो एक तरह का कहीं ना कहीं रिटेल जैसा ट्रेड कर रहा है, तो रिटेल ट्रेड तो हो गया। लेकिन ये व्यवसाय के अंदर में ही ट्रेड हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑफिस के अंदर। मैंने कहा कि मेरे ऑफिस में दो स्टाफ है, उन्होंने ट्रेड किया, तो ये एक तरह का इंटरनल ट्रेड भी हो गया। बिल्कुल सही बात है, तो बोथ हो जाएगा। डी नंबर, बी एंड सी बोथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an economic activity is one situation but not in another? इनमें से कौन सी एक्टिविटीज है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, मतलब दो एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही है, जिसमें से एक हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है लेकिन दूसरा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। किसमें? मतलब किसी एक सिचुएशन में कोई एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कोई वही एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटीज में, सिचुएशन बदलने पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। जस्ट लाइक अ टीचिंग, टीचिंग हो गया, डॉक्टरी हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे आपने देखा होगा डॉक्टर ऐसे हैं जो फ्री में इलाज करते हैं, ठीक है। अगर आप फ्री में इलाज कर रहे हैं और आप प्लस इलाज करना पैसे वाला भी है, तो इलाज करना प्रोफेशन भी है, फ्री भी है, तो इकोनॉमिक भी हो गया, नॉन इकोनॉमिक भी हो गया। मैं कोर्सेज में पढ़ाता हूँ, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। मैं आपको अभी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ये फ्री हो गया, दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। हमारे और आपके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। मैं आपसे कोई भी क्लासेस का पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ये आपको फ्री में कंडक्ट करवा रहा हूँ, राइट। तो ये क्या हो गया, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन आप जैसे मेरे कोर्सेज में आगे ज्वाइन करके मुझसे पढ़ोगे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगा। तो बोथ आर डिफरेंट, बट दोनों में काम एक ही हो रहा है, क्या? मैं पढ़ा रहा हूं। टीचिंग, बोथ सेम एक्टिविटीज, बट सिचुएशन बदल गया है। कुकिंग में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर घर में बनाना और होटल्स में बनाना डिफरेंट है। बनाना तो भैया दोनों में सेम ही है। कुकिंग कोई एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं आता। जो बने हुए फूड्स है ना, जब आप उनको बेचते हो तब वो एक्टिविटीज में पैसे वाला बनता है, ठीक है। फिर आपने वर्किंग इन अ फैमिली शॉप में वर्क किया, तो बस ऐसे भी नन एक्टिविटीज है, नन इकोनॉमिक है, उसको हटा दो। चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या नन इकोनॉमिक है, तो ये सब ऐसे भी हटा दो, तो बसता ओनली ए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन है विच अ प्रॉफिट इज एसेंशियल बट नॉट सोल ऑब्जेक्टिव? प्रॉफिट कमाना जरूरी तो है लेकिन अकेला मकसद ही केवल नहीं है, मतलब केवल और केवल लाभ कमाना उद्देश्य नहीं हो सकता है। देखो मैं आपको पढ़ाई से ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल लाभ कमाना उद्देश्य हम लोगों का है। अगर केवल प्रॉफिट एक्टिविटीज होती ना, केवल प्रॉफिट होती, तो ऑफ कोर्स यूट्यूब पे कोई क्लासेस ही नहीं होती, ठीक है। तो हम हमको प्रॉफिट्स तो भाई देखो, वो तो मजबूरी है ना, जिंदगी जीनी है तो भाई पैसे तो चाहिए ही होंगे। तो वो चीजें जरूरी है हमारे हम लोगों के लिए। तो एक तरह से अगर मैं जॉब ले लेता तो भी सैलरी मिलती, यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो भी मुझे फी मिल रही है, तो बहुत आर सिमिलर, मेरे लिए दोनों सिमिलर ही हो रहे हैं। कम या ज्यादा डजेंट मैटर, लेकिन दोनों के लिए सिमिलरिटी है। तो पॉइंट इज इसेंशियल बट नॉट सोल ऑब्जेक्टिव, मतलब जरूरी तो है लेकिन केवल वही है ऐसा नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए। तो देखा जाए तो बिजनेस कैन टेम्परेली रन एट अ जीरो प्रॉफिट। अगर कोई व्यवसाय जीरो प्रॉफिट पर अगर रन किया जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ बिजनेस चल तो रही है, प्रॉफिट जरूरी है लेकिन इसेंशियल नहीं है, यहां पर बोल सकते हैं। प्रॉफिट नीड ओनली फॉर द सर्वाइवल, तो प्रॉफिट नीड तो है, मतलब प्रॉफिट सेकेंडरी सोर्स, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, प्रॉफिट कैन नॉट ऑलवेज बी मैक्सिमाइज्ड, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, a company producing a software but outsourcing a coding work still belongs to। एक कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है, ध्यान समझ लीजिए। एक कंपनी जो है जो प्रोड्यूस करती है सॉफ्टवेयर को, यानी कि कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है लेकिन कोडिंग का काम आउटसोर्स कराती है, वो किस में आता है? ठीक है, जैसे कि मेरा काम है, जैसे कि मान लो मैं कैसे समझाऊं। मान लो मैं ना गेम बनाता हूँ। मान लो आपको जिस टाइप का सॉफ्टवेयर, आपने बहुत सारे देखा होगा ना, दुकान वगैरह में जाते हो तो वो क्यूआर आपका जो बार कोड लगाता है वो स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर में। तो मान लो वो सब चीजें मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन मैं वो खुद से नहीं बनाता हूँ। मेरा वो धंधा है कि मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपकी जैसे नीड होगी दुकान की, मैं उसके हिसाब से बार कोड या फिर सॉफ्टवेयर से बना करके दे दूंगा आपको। लेकिन
वो मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं, मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, कोड कहां से बनाऊंगा? तो मैंने अलग से स्टाफ रखे हुए, या फिर मैं किसी दूसरे कंपनी से मैं वो लिया और फिर वो आपको दिया। तो जब इस तरह के जब चीजें होती हैं तो वो किस में आती है, जल्दी से बताएंगे हमारा, जल्दी जल्दी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में ये सब चीजें नहीं आती, ये सब चीजें टर्सरी में आती हैं। प्राइमरी निकालना, सेकेंडरी मैन्युफैक्चर करना, टर्सरी घुमाना, सिंपल सी बात, ठीक है। नेक्स्ट, एओए क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डील विथ, एओए किस में डील करता है? चलिए जल्दी से बताइए। देखो दो चीजें समझिए बहुत अच्छे से, मैं तो क्लियरली समझाता हूं आपको। एक, मैंने एक व्यवसाय खोला, जैसे कि मान लो लक्ष्य एकेडमी एजुकेशन का काम करती है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि चलो भाई पढ़ाने के अलावा एक काम करते हैं, लोगों का ना आरटीआर फाइल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लक्ष्य एकेडमी ने रजिस्टर्ड किया है एजुकेशन के नाम पर, तो क्या लक्ष्य एकेडमी आरटीआर फाइल कर सकता है? अब बोलेंगे नहीं सर। तो क्या कर सकता है सर? वो एजुकेशन दे सकता है। एजुकेशन दे सकता है, चलो ठीक है, तो एजुकेशन तक दे सकता है। तो जो ये दायरा तैयार हुआ एजुकेशन का, ये कहलाया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक व्यवसाय का दायरा होगा, जो भी आपका जिस नेचर को, जो नेचर होगा ना उसका दायरा होगा। लेकिन मैं पढ़ाने को आया तो पढ़ाने में क्या पढ़ा सकता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं केवल आपको कॉमर्स पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। अगर हम लोग चाहें तो भाई 11 12 वालों को पढ़ा सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो मेडिकल वालों को पढ़ा सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को पढ़ा सकते हैं, मतलब जिसको चाहे उसको पढ़ा सकते हैं, 1 to 5 को पढ़ा सकते हैं, एलकेजी को पढ़ा सकते हैं, जो मन करे वो। लेकिन मैं पढ़ाता हूं क्या आपको? सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, कॉमर्स में भी केवल और केवल कॉम्पिटेटिव, ठीक है। तो ये जो दायरा मैंने तैयार किया, दिस इज कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक दायरा हमारे लिए गवर्नमेंट ने तैयार किया, एक दायरा मैंने तैयार किया अपने लिए। तो जो गवर्नमेंट तैयार करती है उसको एमओए कहते हैं, जो दायरा मैं अपने लिए बनाता हूं उसको एओए कहता हूं। अब ये ढूंढ लो कहां से आएगा। ये दायरा मेरा है, मतलब इंटरनल मैनेजमेंट हुआ ना बॉस। कैपिटल स्ट्रक्चर तो भैया कितना कैपिटल लगेगा सरकार को बताओ, गवर्नमेंट की पॉलिसी सरकार बताएगी, लीगल डिस्कशन सरकार बताएगी, मैं थोड़ी बताऊंगा, मुझे थोड़ी पता है। लॉ मेरे लिए मुझे टीचर बननी है, बीएड चाहिए, मैंने लॉ बनाया क्या? ये बीएड चाहिए, मैंने लॉ बनाया? नहीं भाई, सरकार ने बनाया। मुझे अगर टीचर बनना है तो बीएड करना होगा, सरकार की लॉ है, मेरी नहीं है। मैं कॉमर्स का टीचर, मैं कॉमर्स का पढ़ाऊंगा, केवल मैं पढ़ाऊंगा, मतलब केवल कॉमर्स पढ़ाना चाहता हूँ, कॉम्पिटिशन को, कॉमर्स में भी 11 12 ग्रेजुएशन को नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल कॉम्पिटिशन, ये मेरा चॉइस, दिस इज कॉल्ड एओए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब दायरे दूसरे कोई आपके लिए डिसाइड कर दे, दिस इज एमओए। जब आप अपने लिए दायरे बना ले, एओए। ठीक है, एकदम आसान सा तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक हो, डिपेंडिंग ऑन इंटेंशन। इनमें से कौन सा इंटेंशन के आधार पर हमारा इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक बनेगा? देखो आजकल इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक से ना बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं। फार्मिंग को हमेशा नॉन इकोनॉमिक माना गया, ध्यान समझ लेना, ये तो कर ही मत, छूना ही मत, क्योंकि फार्मिंग जो है वो टैक्स फ्री होता है। तो इसको तो खड़े खड़े बाहर कर दो तुम। पैसे का लेन देन तो होता है, बट इकोनॉमी के और भी कुछ कुछ रूल है, केवल पैसे से ही कनेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा और भी चीजें देखते हैं। सोशल वर्क तो होगा ही नहीं, इन्वेस्टिंग मनी, पैसे इन्वेस्ट करना, ये तो हमेशा इकोनॉमिक ही होगा। लेकिन कुकिंग एक ऐसा चीज है जो कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक हो सकता है इंटेंशनली। अभी कुछ देर पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको हटाया था रीजंस, क्योंकि वहां पर हम लोग इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के टाइप्स को, एक्टिविटीज को समझ रहे थे। यहाँ इंटेंशन की बात हो रही है। एक्टिविटीज होना, सिचुएशन होना और इंटेंशन होने में अंतर है, ठीक है। मैं रेस्टोरेंट में बनाता हूं, मैं पैसे लेता हूं तब बनाता हूं, सेफ हूं मैं। घर पे बनाता हूं, वही सेफ हूं मैं, लेकिन घर पे बनाता हूं, घर पे पैसे नहीं मिलते हैं। दोनों में अंतर है। मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, बस बना के खा रहा हूँ, सामान खरीद के लाया वो इकोनॉमिक हो गया, लेकिन जो कुकिंग कर रहा हूँ वो नॉन इकोनॉमिक हो गया। तो बोथ आर डिफरेंट। तो इकोनॉमिक एक ऐसा पार्ट है जो कि इंटेंशनली कहां पर और किस लोकेशन पर किया जा रहा है, ये मैटर करता है, मतलब जगह की कीमत बनती है यहां पर, राइट। चलो बहुत बढ़िया। विच इज द मोस्ट डायनेमिक एलिमेंट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट?
इनमें से सबसे डायनेमिक एलिमेंट क्या है? अच्छा, डायनेमिक का मतलब क्या हुआ? मैं हमेशा बोलता हूं डायनेमिक का एक मतलब है, एक कहावत सुनी है, जैसा देश वैसा भेष। मतलब क्या है? एज पर द नीड आपको अपने आप में बदलाव करना होगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं सिर्फ ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं ऑफलाइन उनको ज्वाइन करना चाहिए जो सच में पढ़ने के लिए पीछे से चाहते हैं कि हाँ हमें कोई पुश करे। उनके लिए ऑफलाइन है कि हाँ सर हम अकेले बैठेंगे ना तो मोबाइल में रील्स चला लेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। उनके लिए ऑफलाइन है। लेकिन वैसे बच्चों जो सच में डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए। बिकॉज ऑफ क्यों? समय बचेगा, जब चाहे तब पढ़ लेंगे, रिविजन कर सकते हैं जितनी बार चाहे उतनी चाहे, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। तो डायनामिक क्या है? एज पर द नीड यू कैन चेंजेस। तो अब इनमें से कौन सा आएगा जो डायनामिक के अकॉर्डिंग बदल रहा है? वो है टेक्नोलॉजी। ठीक है। पढ़ने के लिए ये बोर्ड्स नहीं होते थे पहले, आपको भी पता। सबसे पहले ना ब्लैक बोर्ड होता था, बाद में फिर जिसमें हम लोग चौक से लिखा करते थे, बाद में फिर व्हाइट बोर्ड हुआ जिसमें मार्कर से लिखा करते हैं। आजकल डिजिटल बोर्ड आता है जिसमें आप नॉर्मल पेन से लिखते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं भी ना रहूं, बस डायरेक्टली एआई सामने खड़ा हो जाए, मेरे जैसा एक लाइट इफेक्ट आ जाए, आप जो जो पूछोगे सब पढ़ाएगा, मुझसे भी अच्छा पढ़ाएगा वो, क्योंकि मेरी अगर इतनी नॉलेज है तो उसकी इतनी नॉलेज होगी। कैमरे से ही बाहर हो गया, देख लो। ठीक है, समझ रहे हो? तो भाई डिपेंडिंग अपॉन टेक्नोलॉजी बदल रही है भाई। चलो नेक्स्ट, फिशिंग करना रिवर में, नदियों में मछली पकड़ रहे हैं आप। ये क्या है? जेनेटिक है, एक्सटेंसिव है, प्रोसेसिंग है, या फिर कंस्ट्रक्शन है? किस में आता है जल्दी से बता दो। जब भी आप कुछ प्राकृतिक से लोगे प्राइमरी में आएगा। जब भी कुछ प्रकृति से आप ले रहे हो अपने पास, ध्यान समझिए, प्रकृति से ले रहे हैं। मछली पकड़ना, मछली आपने पैदा नहीं किया, प्रकृति से पैदा हुई है। एक्सटेंसिव, आप निकाल रहे हैं, प्राइमरी का पार्ट है ये। समझ रहे हैं? तो जब भी चीज आप कुछ प्राकृतिक से लेंगे, आप खेती भी करते हैं वो इसी का पार्ट आता है, आप माइनिंग करते हैं वो भी इसी का पार्ट आता है। ठीक ना? ऑयल आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी इसी का पार्ट आता है। तो जब भी आप कुछ भी प्राकृतिक से निकाल रहे हो, ठीक ना, मुर्गी पालन कर रहे हो, अंडा पालन कर रहे हो, अंडा पालन कैसे करोगे? मुर्गी पालन करोगे वही अंडा आ जाएगा। ठीक है। तो जब भी आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो भैया ये सब के सब प्राकृतिक से आपने लिया है। और जो भी चीजें प्राकृतिक से आती है प्राइमरी में आएगा, एक्सटेंसिव में होगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट होगा। वैसे आपके सेशन में और भी क्वेश्चंस होंगे, 25 से 20 से क्वेश्चन से ज्यादा होंगे, बट आज के सेशन में 20 ही है। ठीक है ना? अ बिजनेस दैट प्रोड्यूस अ पावर थ्रू अ सोलर पैनल बिलोंग टू विच सेक्टर? सोलर पैनल से बिजली बनाने वाला व्यवसाय किस सेक्टर में आएगा? मतलब आप क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल की मदद से आप पावर प्रोड्यूस करते हो। ये किस टाइप का बिजनेस है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या फिर क्वार्टरी? जल्दी बताओ। अभी जस्ट इसका आंसर दिया आपको, अभी जस्ट इसका आंसर दिया। नेचर से कुछ भी मिले आपको, नेचर से कुछ भी मिले, प्राइमरी जाएगा। सोलर पैनल किससे बिजली बनाती है? सन की लाइट से। सन की लाइट क्या आपने घर में बनाई थी, प्रोड्यूस किया था? नहीं सर, नेचर का है, प्राइमरी। आई बात समझ में? तो भाई देखो, आसान है चीजें, बस कॉन्सेप्ट वाइज समझने की नीड है। जिसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी। और जिन्होंने अभी तक, अब कितने स्कोर किए कमेंट करके बता देना। ये जितने भी मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ यूट्यूब पर ही करो, बिंदास होकर पढ़ते चलो। आपकी ऑलरेडी केवीएस एनवीएस की जो टीयर 1 टीयर 2 बैचेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। टीयर 1 की क्लासेस ज्वाइन करते थे पूरी की पूरी मिल जाएगी। टीयर 2 की क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली है इसमें। इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं आपको इसमें वीकली क्वेश्चंस देने वाला हूं, वो भी डिस्क्रिप्टिव वाले। जो हमारा डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट होता है ना, मैं उसका आपको वीकली क्वेश्चन दूंगा। कितने दूंगा सर? एक हो सकता है, तीन भी हो सकता है, मतलब एक से लेकर तीन के बीच में। और आपको उसके आंसर्स हमें आपके ग्रुप पे आपको सेंड करना। आपके अलग से चैट बने हुए हैं, मैं दिखा दूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए छोटा सा। ठीक ना? आपको उसमें सेंड करने हैं ताकि वहां से मैं, मेरी टीम चेक करके आपको प्रॉपर रिव्यू दे पाए कि हाँ भाई इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ये सुधारना है। ठीक है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट, जिन्होंने क्लासेस जो है वो, मैं डिस्क्रिप्टिव आपके लिए फर्स्ट टाइम है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लिखे हुए जमाना बीत गया है।
तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना। शुरू कीजिए पढ़ना, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, इसीलिए शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ऑलरेडी आपकी एग्जाम्स टीयर 1 की अनाउंस हो चुकी है, 10 और 11 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। सो डोंट बी मिस आउट। ठीक है, चलिए। तो फटाफट कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर अगले सेशंस में, प्रॉपरली स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।